स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो, स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. Okay. Okay. So last time we have talked about this that ICE code सेटलमेंट कैसे, स्पेसिफिकली इमीडिएट सेटलमेंट हम लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं यूजिंग आईएस कोड 8009। ठीक है, तो ऐसे सेटलमेंट में क्या हो सकता है? एक तो इमीडिएट सेटलमेंट, जब जब जस्ट फाउंडेशन का लोड आ रहा है तब जो इमीडिएट जो सेटलमेंट होगा, और उसके बाद जो टाइम डिपेंडेंट जो सेटलमेंट है दैट इज द कंसोलिडेशन सेटलमेंट। उसके बाद भी कुछ सेटलमेंट जो सेकेंडरी कंसोलिडेशन दैट इज द क्रीप पोर्शन भी आ सकती है ना। तीन टाइप का टोटल सेटलमेंट में क्या हो सकता है? एक तो आ गया तुम्हारा इमीडिएट सेटलमेंट, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा है उस टाइम पे जस्ट बिकॉज ऑफ द लोड ऑफ द फाउंडेशन एंड जो भी उसके साथ जो भी तुम्हारा फाउंडेशन के साथ जो बेसिक जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसकी वजह से जो लोड आ रहा है दैट विल क्रिएट ए इमीडिएटली कुछ इलास्टिक सेटलमेंट है ना, इमीडिएट सेटलमेंट। और जो कंसोलिडेशन क्या होगा, बिकॉज ऑफ अगर कोई क्ले लेयर रह गया बीच में तो वो क्ले लेयर से पानी निकल पोर वाटर जितना धीरे धीरे रिलीज होगा तब धीरे धीरे कंसोलिडेशन सेटलमेंट आएगा। तो फर्स्ट प्राइमरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट होगा, उसके बाद जो मूवमेंट के वजह से फिर भी कुछ कुछ जगह से फिर भी स्क्वीज आउट जो जो पानी मतलब एकदम इसका मतलब सॉइल के बाउंड्री में रहता है वो भी निकल गया और कुछ भी रीअरेंजमेंट हुआ उसके वजह से क्रीपिंग होगा, है ना। तो दैट इज द सेकेंडरी कंसोलिडेशन सेटलमेंट। सो ये तीन टाइप का सेटलमेंट की वजह से तुम्हारा टोटल सेटलमेंट तुम कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द कंसोलिडेशन सेटलमेंट, उसका वैल्यू ज़्यादा है रेदर देन कि तुम्हारा इमीडिएट सेटलमेंट। तो दोन टू फैक्टर से, एक इमीडिएट सेटलमेंट, एक है कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो इमीडिएट सेटलमेंट के बारे में थोड़ा सा देख हम लोग 8009 में देखा तो कैसे किया जा सकता है, क्या प्रोसीड्यूर है, जो जो बेसिक इमीडिएट सेटलमेंट कैसे निकालेंगे। पी बी आई माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई आई। म्यू मतलब तुम्हारा पॉइसन रेशियो हो गया, तो एस आई मतलब तुम्हारा प्रेशर, जिस एक्स्ट्रा जो प्रेशर आ रहा है, एक्स्ट्रा प्रेशर तुम्हारा जो भी मतलब स्ट्रक्चर बन रहा है उसके वजह से जो एक्स्ट्रा प्रेशर, उसका विथ जो लीस्ट डायमेंशन है, ठीक है, लीस्ट डायमेंशन ऑफ द मतलब दोनों में एल एंड बी में जो 4x3 मीटर का अगर तुम्हारा फुटिंग होगा, फाउंडेशन हो, उसका मतलब सी तुम्हारा बी हो जाएगा 3 मीटर, और 4 मीटर मतलब तुम्हारा एल हो जाएगा। तो लीस्ट डायमेंशन होगा बी, देन 1 माइनस म्यू स्क्वायर बाई ई, सॉइल का जो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, म्यू मतलब पॉइसन रेशियो सॉइल का। So बेस small p and capital B, what? स्मॉल पी मतलब एक्स्ट्रा जो प्रेशर आ रहा है। Okay. ठीक है, फिर से हम लोग डिस्कस करेंगे एक बार जस्ट अभी के लिए। और आई मतलब तुम्हारा इन्फ्लुएंस फैक्टर है, जो तुम्हारा जो डायमेंशन देखने में कैसा होता है उसके ऊपर डिपेंड करके जो दिखा हुआ है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करके आई का फैक्टर्स आता है। जैसे लेंथ का वैल्यू कितना है, ब्रेथ का वैल्यू क्या है, तो एल बाय जो रेशियो है उसके ऊपर डिपेंड करके विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, जो एक्चुअली आई एस बोलते हैं शेप फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस फैक्टर ड्यू टू शेप बोल सकते हैं। इन्फ्लुएंस आई फॉर इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस फैक्टर व्हिच इज इन्फ्लुएंसिंग द वैल्यू ऑफ द सेटलमेंट। ठीक है, इन्फ्लुएंस फैक्टर ड्यू टू शेप ऑफ द फुटिंग। ये बेसिक मतलब इसके ऊपर क्या होगा, जो अल्टीमेटली जो तुम कैलकुलेट होगा, जो फाइनल जो सेटलमेंट हुआ उसके साथ अगर ये जो वैल्यू तुम्हारा सेटलमेंट कैलकुलेशन हो, जैसे इमीडिएट कैलकुलेशन है आई इमीडिएट सेटलमेंट प्लस जो भी तुम्हारा फाइनल जो भी
कंसोलिडेशन सेटलमेंट, इससे अल्टीमेटली तुमको फाइनल सेटलमेंट वैल्यू मिलेगा। तो फाइनल सेटलमेंट जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज कि तुम्हारा अगर जो फाउंडेशन उसके ऊपर है, मतलब सरफेस के ऊपर, ठीक है, जो ग्राउंड लेवल के ऊपर है, अगर उसके उसके ऊपर रहा तो उसके वजह से क्या सेटलमेंट होगा, सो दैट इज योर एसएफ। ठीक है, अभी तुम्हारा एक्चुअली क्या होता है, फाउंडेशन तो थोड़ा डेप्थ में होता है, तो ये जो डेप्थ डी एफ, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन, इसके वजह से कुछ फैक्टर आएगा, दैट इज द डेप्थ फैक्टर। वो डेप्थ फैक्टर तुमको मल्टीप्लाई करेगा जो फॉक्स जो ये जो चार्ट से तुमको निकलेगा, बी का एल का वैल्यू क्या है, उसके साथ डी का वैल्यू, दैट इज द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन। इसका जो ए जो रेशियो के हिसाब से यू कैन कैलकुलेट व्हाट विल बी द वैल्यू, तुम्हारा डेप्थ फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो वो डेप्थ फैक्टर तुम इधर पुट किया तो यू विल गेट द करेक्टेड सेटलमेंट, एक्चुअल सेटलमेंट कितना हो। तो डेप्थ की वजह से तुम्हारा सेटलमेंट कम हो जाता है, जितना डेप्थ में जाओगे तुम, जब ऊपर रह रहे उसके वजह से जितना सेटलमेंट होगा, तुम जब भी डेप्थ में जा रहे उसके लिए सेटलमेंट कम होता जाता है। तो वो सेटलमेंट फैक्टर ऐड हो गए, सॉरी डेप्थ फैक्टर विल गेट द करेक्टेड सेटलमेंट। उसके साथ और एक चीज़ है रिजिडिटी फैक्टर। तो तुम्हारा जो सेटलमेंट का जो कैलकुलेशन है वो पकड़ा गया है कि तुम्हारा जो फुटिंग है जो भी, दैट इज फ्लेक्सिबल, मतलब उसमें सब जगह में थोड़ा थोड़ा सेटलमेंट आएगा थ्रू आउट द यूनिफॉर्मली एक सेटलमेंट है। तो उसके मगर तुम्हारा अगर कोई रिजिड हुआ, जैसे हेवी बीम हुआ, स्लैब रैप्ट हुआ, मतलब जहाँ पे मतलब इलास्टिक मतलब उसका वो उसका जो एम आई का वैल्यू इतना ज़्यादा हुआ, जो ई आई सॉरी ई आई का वैल्यू फ्लेक्सिबल रिजिड, मतलब रिजिड हुआ बहुत, तो उसमें क्या होगा तुम्हारा सेटलमेंट बिकॉज ऑफ द लोड विल बी वेरी लो। तो वो उसको हम लोग बोल सकते हैं एक टाइप से रिजिड फाउंडेशन। तो रिजिड फाउंडेशन में क्या होगा, उसमें सेटलमेंट कम होगा rather देन द फ्लेक्सिबल। तो वो सेटल कितना कम हो सकते बोल रहे 80 पर, मतलब 20% कम होगा। तुम्हारा जो भी सेटलमेंट वैल्यू आएगा तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 0.8, मतलब जितना फ्लेक्सिबल में आना चाहिए उससे 20% कम रिजिड फाउंडेशन होगा। So it will be just you have to multiply whatever the settlement you are getting multiplied with 0.8. So मतलब पूरा सेटलमेंट का 80% विल बी द फ्लेक्सिबल, मतलब रिजिड फाउंडेशन में उतना सेटलमेंट है। ठीक है, तो ये सब एज पर आईएस कोड। ठीक है, तो इसका क्या होगा, एक फर्स्ट होगा तुम्हारा इमीडिएट सेटलमेंट, those take place as the load is applied within a जो 7 दिन के अंदर पीरियड के अंदर जो हो रहा है दैट इज योर इमीडिएट सेटलमेंट। तो कुछ दिनों के अंदर जो सेटलमेंट हो रहा है दैट इज योर इमीडिएट सेटलमेंट विद इन फ्यू डेज। कंसोलिडेशन क्या है, दोज दैट आर टाइम डिपेंडेंट एंड टेक मंथ्स टू इयर्स टू डेवलप। जैसे तुम्हारा लीनिंग टावर ऑफ पिसा इन इटली हैज बीन अंडरगोइंग कंसोलिडेशन सेटलमेंट फॉर ओवर 700 years. The lien is caused by the consolidation settlement being greater on one side. So this, however, is an extreme case with the principal settlements for most projects occurring in 3 से 4 10 साल के अंदर लगते थे कि टोटल सेटलमेंट होना कंसोलिडेशन सेटलमेंट। तो तुम्हारा प्रोजेक्ट का सोचो, प्रोजेक्ट जो जनरली होता है क्या, डिज़ाइन ईयर कितना 50 ईयर्स 40 ईयर्स के लिए, तो ऑब्वियसली उसके बीच में ऑलरेडी तुम्हारा टोटल कंसोलिडेशन सेटलमेंट हो जाएगा। सो इसलिए यू हैव टू गो बिफोर हैंड, तुमको वो कैलकुलेट करके रखना है कितना सेटलमेंट हो सकता है मैक्सिमम। तो उसमें मतलब 10 ईयर्स प्लस और भी 30 ईयर्स, मतलब अगर 40 ईयर्स का है तो उसमें फिर से कंसोलिडेशन, मतलब सेकेंडरी कंसोलिडेशन होने का भी चांस रहेगा अगर कोई सेंसिटिव क्ले आ गया, जिसमें मतलब बहुत चांस है मतलब बाद में भी सेटलमेंट होने का। ठीक, तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा इमीडिएट, देन द कंसोलिडेशन सेटलमेंट का बेसिक। तो इमीडिएट सेटलमेंट जो अभी कैलकुलेशन देखा ना, तो वही
So immediate settlement analysis used for all fine grained soils, including silts and clay, with degree of saturation where it is less than 90%, and for all coarse grained soil with large coefficient of पानी. मतलब जहाँ पे तुम्हारा पानी का चांसेस बहुत जल्दी निकल के जा सकते हैं, फाइन ग्रेन हो या फिर कोर्स ग्रेन हो, उसमें इमीडिएट सेटलमेंट तुमको दोनों में ही ये लागू है. इट विल अप्लाई इन द बोथ इफ इट इज इवन इट इज फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन सॉइल. ठीक है, फाइन ग्रेन सॉइल और कोर्स ग्रेन सॉइल दोनों में ही तुम्हारा जो भी तुम कैलकुलेशन पढ़ोगे, मतलब इमीडिएट का जो भी सेटलमेंट तुम उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा. और consolidation settlement क्या है? Is used for all saturated or nearly saturated fine grained soils, not the coarse grained soils, where the consolidation theory applies. So for these soils, we want estimates of both this settlement, delta E, and how long it will take for the settlement. मतलब एक time consolidation मतलब एक time dependent है, तो time dependent, तो इसलिए तुमको, मगर it is only for mostly for fine grained soils, जहाँ पे तुम्हारा जो कंसोलिडेशन थ्योरी जिसमें अप्लाई होगा उसमें ही तुम विल यू हैव टू यूज द कंसोलिडेशन सेटलमेंट का जो फॉर्मूला रहेगा उसमें तुम यूज करो. बट इमीडिएट सेटलमेंट में बोथ फाइन ग्रेड एंड कोर्स ग्रेड में दोनों ही तुमको कैलकुलेट करना पड़ेगा. दिस इज द बेसिक आइडिया जो है. तो जो इलास्टिक सेटलमेंट है, जो ऑलरेडी हम लोग देखा कि आईएस कोड में जो दिया हुआ है उसका ये जो रिफाइंड मॉडल है कि the settlement at the corner at the rectangular base of dimension BL, B dash L dash, बाद में बोल रहे हैं उसका मतलब क्या है, on the surface on an elastic half space can be computed from an equation. तो ये इलास्टिसिटी थ्योरी से तुमको आ रहा है, मतलब वो लोग मान के चले कि सॉइल एक इलास्टिक मटेरियल है, उसके ऊपर कुछ लोड दे रहे हो बहुत देरों से, तो उसके वजह से उसमें क्या सेटलमेंट होगा. ठीक है, इसमें तुम अगर जैसे स्टील पकड़ लो, स्टील में कुछ लोड आ रहा है, उसके वजह से उसके ऊपर एक लोड दे दिया, उसकी वजह से स्टील के अंदर उसमें क्या मतलब पॉइसन रेशियो और इलास्टिसिटी दोनों के इफेक्ट से उसमें कितना सेटलमेंट आएगा इन द वन डायरेक्शन, मतलब एक डायरेक्शन में. तो दैट इज वही कैलकुलेशन से यू आर गेटिंग द वैल्यू कि उसमें कितना चेंजेस आ रहा है. चेंजेस इन द हाइट इज नथिंग बट द सेटलमेंट. तो तुम्हारा जो जितना हाइट, जैसे एच हाइट है, इसमें कितना चेंज आया अगर इतना दूर है, तो दैट इज योर टेल एज व्हिच इज नथिंग बट एसी सेटलमेंट. मतलब वो कितना नीचे गया है उसके वेट की वजह से, बस जो प्रेशर आया उसकी वजह से. जैसे ये जो डेल्टा सिग्मा दिख रहा है ना, व्हिच इज नथिंग बट द पी, जो पी बोल रहा था आईएस कोड में, इट इज नथिंग बट दिस वन. और उसमें बी का जगह में अल्फा इंटू बी डैश की बोल रहे हैं, बता रहे. और ये तो फॉर्मूला जो सेम है, आई एस दिया हुआ है, और एक नया फैक्टर दैट इज जो बोला लास्ट में, दिस इज फॉर द फाउंडेशन का जो डेप्थ फैक्टर है. एटीएफ के मतलब तुम पहले कैलकुलेट कर रहे हो कि इसके अगर मिट्टी के ऊपर तुम लोड रख हो उसके वजह से कितना सेटलमेंट होगा, मगर उसके बाद तुम जब डेप्थ में लेके आ रहे हो उसके वजह से कुछ करेक्शन आएगा, दैट इज वो करेक्शन फैक्टर है, मतलब आएगा. ठीक, तो इसमें कुछ क्वेश्चन है तो पूछो एक बार. सर इन्फ्लुएंस फैक्टर एंड डेप्थ फैक्टर एक बार बोल देना. हाँ इन्फ्लुएंस फैक्टर डेप्थ फैक्टर हाँ, तो की जिनिस बोल जाओ ना बुझते पाएंगे क्या बोले. ना. इन्फ्लुएंस फैक्टर का मतलब इन्फ्लुएंस जो फैक्टर है वो आ रहा है बिकॉज ऑफ द शेप. तुम जब भी कैलकुलेशन हो रहा है उसमें लेंथ ब्रेथ के हिसाब से तुम्हारा वैल्यू भी चेंज होगा ना सेटलमेंट का. तुम्हारा सेटलमेंट का वैल्यू चेंज हो जाएगा अगर बी चेंज हुआ, एल चेंज हुआ, तो वो कैसे चेंज होगा, दैट इज द फैक्टर. जैसे तुम पहले भी देखो बियरिंग कैपेसिटी में एक फैक्टर आता था ना, एस सी बोल के, शेप फैक्टर, कि शेप शेप चेंज होने के वजह से तुम्हारा सेटल मतलब बियरिंग कैपेसिटी का वैल्यू कैसे चेंज होगा. तो
वही एक फैक्टर है जहाँ पे बोल रहे हैं कि एक मतलब अगर तुम्हारा एल बी का वैल्यू कम ज़्यादा हो रहा है तो ये जो रेशियो है कैसे चेंज हो रहा है उसके ऊपर तुम्हारा एस ए सी का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये समझ में है ना? मतलब धरो पकड़ लो कि उसका वैल्यू तुम एल बी दोनों सेम है, उसके वजह से जो वैल्यू होगा, अगर एल और बी का वैल्यू कि एल 2 गुना बड़ा हो गया बी से, तो उसके वजह से सेटलमेंट का वैल्यू क्या चेंज होगा? 3 गुना बड़ा हो गया, उसकी वजह से क्या चेंज होगा? तो वो फैक्ट दैट इज द फैक्टर ऑफ द आई एस। Yes. ठीक ठीक है। और दैट इज द एस मतलब शेप, शेप का याद रखना। एफ मतलब ये मतलब फाउंडेशन डेप्थ की वजह से। तो फिर से एक बार जो इलास्टिसिटी इलास्टिक जो एनालिसिस है, वो कोई कोई मतलब ऐसा नहीं कि मिट्टी की वजह से वो लोग मतलब ये किया, वो लोग कुछ कुछ इसमें भी इसके ऊपर कोई एक मटेरियल है जो इलास्टिक मटेरियल है, कोई भी इलास्टिक मटेरियल। ओके, वो हो सकता है तुम्हारा स्टील हो या फिर मिट्टी हो, मिट्टी को वो लोग पकड़ रहे एज्यूम कर रहे हैं, स्टील हो या फिर दूसरा कुछ मटेरियल हो, एल्यूमिनियम हो, जो भी है। तो उस सोचो इलास्टिक मटेरियल है जिसका इलास्टिक वैल्यू है ई एस और पॉइसन रेशियो म्यू। तो इस तुम उसके ऊपर कुछ लोड रखा जिसमें ए बी है, इस तरफ एल है, तो उसकी वजह से वो लोग कैलकुलेट करके चेक किया कि सेटलमेंट कितना होगा। ये अगर हाइट सोचो कुछ है, they have got the okay, this is some value, अगर ये प्रेशर सोचो डेल या पी हुआ, मल्टीप्लाइड बाई कुछ फॉर्म, इसमें कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है, बड़ा सा एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशन दे आर राइटिंग इट एज आई एस। तो ए दे गॉट द फॉर्मूला की एस, ठीक है। सेटलमेंट जो हुआ उसमें जो चेंज आया, तो वो जो एक्सप्रेशन आया दैट इज लाइक दिस, ठीक है। इसमें एक बड़ा सा एक्सप्रेशन जिसको लोग बोल रहे हैं आई एस, जिसमें लोड दिया पी, उसकी वजह से इतना सेटलमेंट है। ये उन लोगों को आफ्टर कैलकुलेटिंग जो एनालिटिकली फॉर्मूला से वो लोग निकाला कि अगर ऐसा लोड हुआ तो कैसा हो सकता है, जो तिमोशेंको का जो एनालिसिस है, तो वो लोग ओके दे गॉट इट। अभी सेम थिंग, तुम वही चीज बोल रहे हो कि हम लोग अगर सॉइल को भी मान ले कि सॉइल एक इलास्टिक मटेरियल है, जो नहीं है वो लोग मान के चले, क्योंकि म्यू एस का वैल्यू मिलने बहुत मुश्किल है मतलब। तो अगर मान के चल रहे हो तो देन दे आर गेटिंग कि इन प्लेस ऑफ यू म्यू का वैल्यू ऑफ दिस मटेरियल वो हो गया सॉइल का म्यू कितना होगा, पोर्शन इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल कितना होगा, तो ये पी बी और तो फिक्स है सब, ठीक है। और ये जो इन्फ्लुएंस फैक्टर भी जो है वो सेम, वो भी सेम है, तो यही चेंज आया है। अभी सोचो जैसे कि यही जो जो इसके ऊपर जो बेस था कुछ भी चीज जिसके ऊपर तुम मतलब अप्लाई कर रहे हो लोग, ठीक है, मतलब इतना पोर्शन तक तुम अप्लाई करो, पी बाई एल पोर्शन में तुम लोड अप्लाई करो, सो दैट इज द लोडेड एरिया। वो सोचो तुम कुछ डेप्थ में फिर से उसको कैलकुलेट, उसको वो लोग कैलकुलेट करो, इसमें अगर कुछ डेप्थ हो लेस से डी है, ये टोटल हाइट डी है, इसके ऊपर कोई हम लोग अगर सेम लोड देते हैं पी लोड, तो उसमें सेटलमेंट में कितना कम आएगा ज़्यादा आएगा, ठीक है। तो दे हैव चेक कि उसमें जो वैल्यू कुछ वैल्यू है वो कम आ रहा है, अगर नीचे, मगर वो कितना कम आएगा कैसे निकालेंगे, सो दैट्स व्हेयर और भी कुछ एक्सप्रेशन आ रहा है उसमें। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन आई एस, नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन बिकॉज ऑफ डेप्थ की वजह से, दैट दे आर सेइंग दैट इज द आई, ठीक। तो तुम फर्स्ट चालू किया कि ये जो लोडेड एरिया है ये एक फ्लेक्सिबल बेस है, दिस इज फॉर फ्लेक्सिबल बेस जिसके ऊपर तुम लोड दे रहे हो, और जो इसके ऊपर
लोड दे रहे हो, एक डेप्थ के नीचे तुम लोड दे रहे हो, उसके वजह से सेटलमेंट उसमें क्या आएगा? इफ इट इज ए फ्लेक्सिबल फाउंडेशन देन ओनली, तब उसका कॉर्नर में कितना वैल्यू आएगा, मतलब ये जो कॉर्नर्स है वो कॉर्नर में कितना वैल्यू आएगा? ठीक है, लोड की वजह से एट कॉर्नर, नॉट एट द सेंटर, सेंटर की वजह से अलग, कॉर्नर में कितना वैल्यू आएगा तो वो लोग कैलकुलेट करके देखा, दैट इज एसी। ये समझ में है ना इतना तक थोड़ा सा? Yes, sir. हाँ, अभी तुम एक्सप्रेशन के बारे में भूल जाओ, जस्ट याद रखो कि तुम एक मटेरियल के जस्ट ऊपर अगर इतना लोड दे रहे हो, उसकी वजह से उसमें कितना सा कॉम्प्रेशन होगा, कितना कॉम्प्रेस होगा, वो कॉम्प्रेस कितना हो रहा है, दैट इज योर मतलब सेटलमेंट। ठीक, और ये वैल्यू जो दे रहा है दैट इज एट द कॉर्नर वैल्यू। हाँ, कॉर्नर में कितना सेटलमेंट हुआ, एसी, ये जो एसी का वैल्यू है, सोचो ये आया 0.01 मिलीमीटर, समथिंग लाइक, ये इस कॉर्नर में मतलब ये पोर्शन इतना नीचे जाएगा। अभी तुम पूछ सकते हो सर तो इस मिडिल में कितना वैल्यू आएगा, ये वैल्यू, इसका वैल्यू कितना है, ये जब नीचे जा रहा है इसका वैल्यू कितना है एट द मिडिल। तो ये जो एक्सप्रेशन इट इज नॉट फॉर मेन फॉर मतलब एसी का जो वैल्यू, एसी पी इंटू पी, पी मतलब जो डेल्टा, आई एस इंटू जो डेप्थ का है। ठीक है, इसमें तुमको जो फॉर्मूला मिल रहा है इट इज एट द कॉर्नर। तो तुम अगर फोटो लिखो जैसे लोडेड एरिया है, ए बी सी टी, तो टी कॉर्नर में कितना अगर इसके ऊपर लोड आ रहा है, जो लोड कितना है, प्रेशर जो है पी, प्रेशर आ रहा है, इस कॉर्नर में कितना होगा सेटलमेंट, एसी, सेम इसमें सेटलमेंट एसी, जो भी वैल्यू इससे आ रहा है ये कैलकुलेशन लेस से 0.01 मिलीमीटर। तो अगर ऐसा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर सेंटर में तुमको वैल्यू चाहिए, तुम क्या करो, इसको कट कर दो, तो तुमको एक छोटा सा जो रेक्टेंगल मिला, इसका इस एंड में तुम वैल्यू निकाल सकते हो, सेम है तो बड़ा में जैसे निकाला सेम है इसमें भी निकाल सकते हो, बट तुम्हारा बी का वैल्यू छोटा हो जाएगा, तो न्यू क्या होगा, तो ओ ले लिया, ये जो छोटा सा जो पोर्शन है AC वन ले से, तो इसमें इस कॉर्नर में सेटलमेंट क्या होगा, सेम सेम थिंग पी, बट तुम्हारा बी क्या हो जाएगा, B/2, सेम वैल्यू, यस, आयस का जो फैक्टर आएगा फैक्टर, हाँ, you will get the value of AC1 at this for तुम्हारा O, ये जो O सोचो, इसमें स्मॉल b ले लेते हैं, इसको स्मॉल d कर लेते हैं, तो O स्मॉल b कैपिटल C D, ये जो छोटा सा रेक्टेंगल है, ठीक है, इसमें क्या, इसमें कितना सेटलमेंट हो रहा है, इसमें सेटलमेंट हो रहा है SE1 विच इज P इंटू B/2, क्योंकि A तुम्हारा B/2 है, ये मतलब टोटल B था, अगर ये टोटल अगर L था, B/2 जो है B/2 इंटू L, ठीक है, सेम इस तरफ से भी तुम निकाल सकते हो, इसमें कितना वैल्यू आएगा, राइट, तो सेम तरीके से तुमको अगर ये डायमेंशन सेम है तो तुमको नेक्स्ट वैल्यू भी AC1 ही मिलेगा, सेम तरीके से, और एक इस तरफ इसका लोगे तो इसमें भी उसकी वजह से जो लोड आएगा तो सेम AC1, AC1, सब सब तरफ से
बिकॉज ऑफ ये छोटा सा ट्रायंगल की वजह से इसमें लोड आएगा, सेटलमेंट होगा AC1, इसकी वजह से भी सेम AC1, इसकी वजह से तो टोटल कितना लोड हो जाएगा AC1 करके इस 4 तो मिडिल में जानने के लिए तुमको 4 चाहिए, तुमको 4 वैल्यू चाहिए, 4 सेटलमेंट आके उसका फिर क्यूमुलेटिवली उसको इफेक्ट करेगा। इसलिए देखो जो वैल्यू है इसमें ज़्यादा है जो सेंट्रल वैल्यू विच इज़ नथिंग बट सेटलमेंट 4 गुना इस जो तुम्हारा उसके वजह से अगर इसको बी डैश है बीच का जो भी वैल्यू कोई भी लोकेशन के लिए तुमको चाहिए तो बी डैश जो भी है, सो दैट इज योर बी डैश। एंड अल्फा जो है, अल्फा अगर तुम सोचो जो हमें दिखा, अगर सेंटर में कर रहे हो तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 4। अगर कॉर्नर में कर रहे हो तो अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 1। और ये जो एक्सप्रेशन बोल रहा था, जो आई का शेप फैक्टर का एक्सप्रेशन है बड़ा सा, जहाँ पे एम डैश का मतलब है एल बाई जेड और एम डैश का मतलब है डी बाई जेड। जेड मतलब तुम्हारा इस लोकेशन से नीचे की तरफ जो जेड मतलब डायमेंशन मतलब जेड नीचे कितना उसका वैल्यू होगा, ठीक है, ये हम लोग फिर से दिखाएंगे। अभी के लिए जस्ट ये समझ लो कि आई का जो फैक्टर है ये एक्सप्रेशन, ई एस का जो वैल्यू है वो तो एवरेज मॉड्यूलस लेना पड़ेगा तुमको। पॉइसन रेशियो अब तो सॉइल है तो पता है कितना अप्लाइड फोर्स मतलब आ रहा है फाउंडेशन में, नेट फोर्स जो आ रहा है, ठीक है, ग्रॉस ग्रॉस नहीं है, नेट सब मिला के जो एक्स्ट्रा लोड जो आएगा मतलब। और डेप्थ फैक्टर तुमको मतलब फंक्शन है कुछ एक ग्राफ मिलेगा, ग्राफ से निकालना पड़ता है, और अल्फा का वैल्यू तो पता है। तो इसको जस्ट ऐसे लिखो तो तुमको एल सो तुम्हारा ये वही बोल रहा कि अल्फा का वैल्यू हो जाएगा 4, एम डैश का वैल्यू है तुम्हारा अगर पी। ये एक्चुअली तुमको जस्ट अभी के लिए ये याद रखने का जरूरत है, जस्ट तो ये याद रखना पॉसिबल नहीं, तो बेहतर है कि तुम डायरेक्टली मतलब ग्राफ से निकालो, नहीं तो भूल जाओगे। तो जो डिफरेंट फैक्टर्स का वैल्यू दिया है, म्यू का वैल्यू क्या हो सकता है, पॉइसन रेशियो का वैल्यू, ईएस का वैल्यू क्या क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी, तो ये सब वैल्यू अगर मिला, और ईएस का वैल्यू कैसे निकालोगे, ईएस का वैल्यू तुम थ्रू आउट द लेंथ अगर डिफरेंट वैल्यू हुआ इलास्टिसिटी का उसका एक एवरेज वैल्यू निकालना, वेटेड एवरेज वैल्यू ईएस का निकालना, दैट कीप इट हियर। और जो कैलकुलेशन है म्यू एस का पता है तो लिखो, बी क्या आ रहा है, डेल्टा क्या आ रहा है, ए क्या कैलकुलेट करके क्या आ रहा है, ठीक है, then you will get the ultimately the immediate settlement। So, ये हो गया तुम्हारा डेप्थ फैक्टर, ये हो गया शेप फैक्टर। So in practice, most foundation are flexible, जो even very thick ones deflect when loaded by the superstructure load। कोई भी जितना भी
EI जितना भी थोड़ा सा भी बड़ा है उसमें भी सेटलमेंट थोड़ा सा सेटलमेंट होता है, तो एकदम फुल्ली रिजिड तो नहीं होता है, उसमें सब में सेटलमेंट होता है, तो सबको तुम ऑलमोस्ट फ्लेक्सिबल करके जो कैलकुलेशन कर ही सकते हो। बट सम थ्योरी इंडिकेट्स दैट इफ द बेस इज रिजिड द सेटलमेंट विल बी यूनिफॉर्म। तो देख सकते हो कि सेटलमेंट का जो रिजिड हुआ तो सेटलमेंट यूनिफॉर्म हो सब जगह, इसमें भी डेल एज, मिडिल में भी डेल एज, इसमें भी डेल एज। अगर अगर फ्लेक्सिबल हुआ तो इसमें कॉर्नर में सबसे कम और मिडिल में ज़्यादा होगा। तो सेटलमेंट फैक्टर IS will be 7% less तुम्हारा जो शेप फैक्टर है। So on this basis, base is rigid if you should reduce the IS value by 7%. तो फ्लेक्सिबल सेंटर का जो वैल्यू आएगा उसके अगर 7% कम करोगे तो you'll get the value of rigid. As per IS code, this same thing they have calculated, just सेफ रहने के लिए वो लोग they make it 80%, उसका 80% लेने के लिए सेफ रहने के लिए, but in general it will be 0.93 of the flexible values at the middle, मतलब ये जो वैल्यू है उसका 7, मतलब ये उसका ये अगर AC हुआ पूरा तो इसका वैल्यू होगा 0.93 AC at the middle at the center। और जो कोड में दिया हुआ है, कोड में बोला है कि सेंटर हो या फिर कॉर्नर हो, ऐसा कोई फैक्ट नहीं है, जो भी सेटलमेंट आ रहा है उसका तुम 80% ले लो, लेस ले लो जो भी, क्योंकि जो भी कैलकुलेशन है इमीडिएट का दैट इज फॉर flexible base, but you are calculating for rigid base, then you just make that value just 80% lesser than actual value। ठीक, एक प्रॉब्लम करने से थोड़ा सा क्लियर होगा कि इसमें दिया हुआ है कि डेल्टा दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर, बी भी दिया हुआ है 1 मीटर, एल दिया हुआ है 1 मीटर। कैलकुलेट द इलास्टिक सेटलमेंट एट द सेंटर, सेंटर में निकालना है, तो सेंटर में निकालने के लिए तो 4 गुना हो जाएगा और तुम्हारा इसका वैल्यू हाफ हो जाएगा, है ना, बी डैश का। So your b dash will be 1/2, that is 0.45 meter। क्योंकि तुम्हारा ये अगर देख ऊपर से देखोगे it will be like this, here it is 1 meter, here it is 1 meter, तो इसका जो हाफ करोगे ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 का हाफ, इतना पोर्शन, ये भी 1 का हाफ, तो 0.5 मीटर। इसको मान के अगर तुम कैलकुलेट करो तुम्हारा सेटलमेंट, उसके बाद उसका 4 गुना करो, इसके हिसाब से तुम कैलकुलेट करो कितना सेटलमेंट होगा एट द कॉर्नर, इस छोटा सा जो ये, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ कॉर्नर का फॉर्मूला पता है, तो कॉर्नर इसका छोटा सा जो है उसका कॉर्नर का वैल्यू निकालो, कॉर्नर का वैल्यू एक का तरफ से निकालो, उसके बाद उसका 4 गुना करो, तो दैट इज बिकॉज 1 2 3 4 का इफेक्ट इस मिडिल में आएगा सेंटर, तो अल्फा का वैल्यू तुम्हारा 4 गुना होता है। तुम्हारा जो फॉर्मुलेशन था दैट इज एसी इक्वल टू डेल की, तुम्हारा जो प्रेशर आ रहा है दैट इज 200 इंटू अल्फा बीटा डैश 1 माइनस म्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ई इंटू तुम्हारा आई एस आई ए जो भी फैक्टर है, तो आई एस जो फैक्टर के लिए एम डैश चाहिए, एम डैश विल बी व्हाट, इट इज एल बाई बी एक्चुअली, एम डैश एल बाई बी, एम डैश एक्चुअली एल डैश बाई बी डैश, एम डैश हो जाएगा तुम्हारा
बी डैश बाई एच। एच बाई बी। तुमको लग रहा है मैं कहाँ से लिख रहा हूँ ना, ये बेसिक जो है, तो देखो मैं फिर से लिख रहा हूँ। ये जो फॉर्मुलेशन है ना, दिख रहा है F1 F2 जो वैल्यू दिख रहा है F1 F2, F1 का मतलब है A0 A1, F2 का मतलब है N डैश। जो ये जो फॉर्मुलेशन है इसमें देख रहे हो ना M डैश, N डैश जो है दैट इज मतलब लोगों का में जो N डैश मतलब जो क्या लिखा ना, B बाई एच, B बाई एच। ठीक है, ये जो H दिख रहा है और ये जो B है जो भी विथ है, तो ये जो एल बाई बी का रेशियो क्या है, इन डैश मतलब बी बाई एच का क्या रेशियो, इसके ऊपर डिपेंड करके यू आर गेटिंग द वैल्यू A0, यू आर गेटिंग द A1, यू आर गेटिंग द A2। ये दोनों ये सब वैल्यू निकालोगे तो F1 F2 मिलेगा, F2 F1 इधर डालोगे तो अल्टीमेटली यू आर गेटिंग द आइस, दैट इज द सेफ फैक्टर व्हिच इज डिपेंडेंट अपॉन एल बी एंड एच, तीनों का जो फैक्टर्स के ऊपर, मतलब सिर्फ लेंथ ब्रेथ नहीं है, डेप्थ ऑफ द मतलब डेप्थ ऑफ द ये जो ये लेयर का भी डेप्थ कितना वो भी डिपेंड करता है। लेयर अब तुम्हारा जो हार्ड स्ट्रेटम है, मतलब जितना तक सेटलमेंट हो सकता है ईएस का वैल्यू, इसमें ईएस का वैल्यू रॉक मतलब ईएस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएगा। जितना तक इन्फ्लुएंस कर पा रहा है इतना तक यू हैव टू टेक द वैल्यू ऑफ एच। ठीक है, तो तुमको अगर एम डैश एन डैश पता है, तुम अगर पुट करोगे इसमें वैल्यूज, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ आई एस। ठीक है, तो एम डैश तुम अगर देखोगे तो एल डैश मतलब नथिंग बट एल का वैल्यू भी हाफ हो रहा है, ये छोटा सा जो रेक्टेंगल होगा, तो एल का भी हाफ मतलब 0.5, एम का भी हाफ मतलब 0.5, दैट इज एल बाई टू बी बाई टू, यू आर अल्टीमेटली गेटिंग एल बाई टू, and n dash you will be getting h by b, sorry h by b, so you will be getting h और b dash मतलब nothing but b by 2। ठीक है, तो h l l का मतलब क्या है, 1 by 1 मतलब 1, तो m dash का वैल्यू हो गया 1। ठीक है, और n dash का वैल्यू कितना होगा, h का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू है तुम्हारा ये जो टोटल डेप्थ h, तो तुम्हारा कितना 2 3 4 5 मीटर, 5 मीटर, तो इट विल बी 5 मीटर, और b का हाफ मतलब 0.5, तो ये हो गया 10। ठीक है, तो एम डैश तुमको एम डैश मिला 1 और एन डैश मिला 10, ये अगर पुट करोगे यू विल बी गेटिंग द वैल्यू, F1 का वैल्यू विल बी गेटिंग 0.498 और F2 को मिलेगा 0.016। इससे आई एस फैक्टर कितना है वैल्यू, F1 प्लस 1 माइनस 2 म्यू, 1 माइनस म्यू इंटू F2, ये वैल्यू अगर डालोगे तो देखो कितना आ रहा है, 1 माइनस म्यू का वैल्यू है 0.3, 0.6, 1 minus 0.3, 0.016। तो आयस का फैक्टर कितना आ रहा है,
बताओ कितना होगा। कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, कोई बात नहीं। 0.3, अगर समझ में नहीं आ रहा है वो भी बोलो। So you will be getting 5.1. इसमें सेटलमेंट निकालने के लिए तुमको एक फर्स्ट क्या चाहिए, कितना प्रेशर आ रहा है, तो वो तो दिया हुआ है। तुमको अल्फा का वैल्यू चाहिए। तुम अल्फा मतलब एट द सेंटर निकाल रहा। सो योर अल्फा वैल्यू विल बी 4। बी डैश मतलब बी का क्या होगा, हम लोग हाफ कर रहे, बी का एक्चुअल बी है 1, उसका हाफ कर रहे तो दैट विल बी बी डैश। सो दैट इज योर 1/2, दैट इज 0.5। म्यू का वैल्यू पता है। ई का वैल्यू तुमको देखो, ई का वैल्यू इसमें दिया हुआ है डिफरेंट। एक बार 800 दी, 8000, एक बार 6000, एक बार 10,000 थ्रू आउट द, मतलब तुम्हारा लेंथ में। तो तुम कौन सा वैल्यू लोगे, यू हैव टू टेक, यू हैव टू एवरेज इट। ठीक है, यू हैव टू वेटेड, मतलब एज जनरल एवरेज नहीं, तुमको डेप्थ, डेप्थ एवरेज बोलते हैं उसको, डेप्थ वाइज एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, वो दिखा रहा हूँ कैसे करते हैं। Then you have to calculate the IS value and then you have to calculate the IF value. ठीक है, IS का वैल्यू हम लोग निकाले, that is 0.51। ठीक, now we have to calculate what is the IF value। let's see IF value, तो उसके लिए चार्ट और टेबल देखना पड़ेगा। ये जो टेबल है, so म्यू एस का वैल्यू है 0.3, 0.3 के नहीं निकालना पड़ेगा ना। तो तुम्हारा फर्स्ट क्या चाहिए, एल बी का वैल्यू रेशियो 1 है। ओके, डी एफ बी बाई बी कितना है वो चेक करना पड़ेगा। डी एफ मतलब डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन कितना है, डेप्थ ऑफ द फाउंडेशन 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है। ओके, सो फॉर एल बाई बी 1, डी एफ बाई बी 1, फॉर म्यू एस 0.3, योर वैल्यू विल बी, फैक्टर आई एफ फैक्टर विल बी कितना बोलो। 0.65। तो आई एफ, आई एस का वैल्यू मिला, आई एफ का वैल्यू मिला। ठीक है, अभी ई एस का वैल्यू निकालना पड़ेगा, क्योंकि ई एस का इधर भी वैल्यू 8,000, इधर 6,000, इधर 10,000। कौन सा वैल्यू लेंगे इसके लिए, यू हैव टू डेप्थ वाइज, यू हैव टू एवरेज। मतलब 8,000 कितना डिस्टेंस, कितना डेप्थ तक है, 8,000 कितना डेप्थ तक है, 2 मीटर तक। देन 6,000 कितना डेप्थ तक है, 6,000 1 मीटर तक है, 2 से 3। उसके बाद 10,000 जो है वो कितना डेप्थ तक है, 3 से 5, मतलब 2 मीटर तक, टोटल 5 मीटर से एवरेज करना है। सो दिस डेप्थ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, देखो, डेप्थ इंटू ये divided by the total depth, 2 plus 2 plus 1 plus 2, that is the 5, 5, 16,000, 6,000, 20,000, 5 कितना हो गया देखो, 20,000, 20, 26 और 16, 42,000। ठीक है, तो करो कैलकुलेशन कितना आ रहा है। बोलो कुछ, तुम लोग चुपचाप रहोगे तो कैसे होगा। बाई 5, तो 8400 kilonewton per meter square। So this is your average value, the weighted average or depth wise average। Yes, madam. So you have the IS value of 0.51, you have the IF value as 0.65, you have alpha value as 4, क्योंकि सेंटर में ले रहा हूँ। बी डैश हो गया तुम्हारा 1/2, that is 0.5,
we want to know the AC, what will be the value? B dash 1 by square by ES into IS into I. So it is 200 alpha 4, this is 0.5, 1 by 0.3 square, ES मतलब E 4000, IS 0.51, 0.6. देखो कितना हो रहा है सेटलमेंट 11 किलोमीटर। हेलो, कोई कैलकुलेट करके बताओ। लावनी, पूर्वाशा, विहात, शिवांगी, सोमनाथ। मतलब तुम 200 किलोमीटर, जो 200 किलोमीटर मीटर स्क्वायर अगर तुम इमेज दे रहे हो, तो कुछ दिनों के अंदर कुछ सेटलमेंट आएगा सॉइल में। व्हाट विल बी दैट इमीडिएट सेटलमेंट, जिसमें तुम्हारा इलास्टिसिटी ऑफ द सॉइल दिया हुआ है डिफरेंट डेप्थ में। तो हम लोग क्या किया, उसका एवरेज निकाला, और जो सेटलमेंट बिकॉज ऑफ द डेल्टा सिग्मा, उसकी वजह से तुमको एट द सेंटर फाउंडेशन का निकालना। तो जो सेटलमेंट जो भी वैल्यू आता है दैट इज एट द कॉर्नर। कॉर्नर का वैल्यू तुम कैसे सेंटर में लाओगे, सो यू हैव टू डिवाइड द होल जो फाउंडेशन है वो 4 भाग में कर लिया। तो छोटा छोटा तुम्हारा सेट, तुम्हारा स्क्वायर मिल गया। तो एक एक स्क्वायर का कॉर्नर के हिसाब से तुम इसे निकालोगे। तो चार चार स्क्वायर की वजह से टोटल क्यूमुलेटिवली 4 गुना तुम्हारा सेटलमेंट होगा हर कॉर्नर की वजह से। तो दैट विल बी, इसलिए 4, तो जो सेटलमेंट आ रहा है उसका 4 गुना, जो भी वैल्यू आएगा दैट का 4 गुना। सो 200 4 into 0.5 into 0.5, 1 minus 0.3 square, 8400, 0.51 into, देखो जी कितना आ रहा है, देखो 0.014 मीटर into 1000, आ गया 14.360 और 14 मिलीमीटर। हाँ सर 0.01, राइट, ठीक है। तो 14 से 15 मिलीमीटर का वैल्यू है ना। तो तुम्हारा इमीडिएट सेटलमेंट कितना आया, वो भी 14 आया। अगर अगर अभी कोई पूछे कि व्हाट इट इज फॉर फ्लेक्सिबल, राइट, तो फिक्स्ड के लिए कितना है। अगर यही जो फाउंडेशन है दैट इज फिक्स्ड, और आल्सो हाँ इट इज रिजिड, दे हैव सेड इट इज रिजिड, रिजिड सेल फाउंडेशन। सो इट इज फॉर रिजिड, सो यू फॉर रिजिड, you say rigid will be what, 0.93 of AC flexible at the center. So at the center you are getting the value as 15 or 14 millimeter, तो उसका 93%, that will be your almost 13 millimeter. तो अगर ये flexible होता तो your value will be like this level, that is 14 mm। अगर fixed हो तो उसका value होगा थोड़ा सा कम, which is 13 mm।
ठीक है ना? ये समझ में आया थोड़ा सा? ठीक है, ऐसे मतलब कैलकुलेशन मतलब डोंट मतलब जो भी एक्सप्रेशन से इतना कुछ बात नहीं, एक्सप्रेशन का जो है तो समझ में है ना। बी डैश मतलब तुम्हारा जो लीस्ट डायमेंशन है इवन आफ्टर कटिंग, मतलब अगर जो क्योंकि तुम्हारा जो वैल्यू मिला है दैट इज एट द कॉर्नर, अगर कॉर्नर में नहीं है दूसरे लोकेशन में देन यू हैव टू उसके हिसाब से जो लीस्ट डायमेंशन होगा उसको मतलब क्रॉस करने के लिए दैट इज योर बी डैश। और उसके हिसाब से मतलब कितना मल्टीपल ऑफ दैट वैल्यू सेटलमेंट दैट विल बी योर अल्फा, कितना तुमको फैक्टर मल्टीप्लाई करना है। तो ये इलास्टिक सेटलमेंट का कैलकुलेशन है। तो इलास्टिक सेटलमेंट का और एक चीज़ है, तो वो लोग एक चीज़ है कि हर जगह में यूनिफॉर्मली लोड आ रहा है, तो ये एक बात है मतलब लोड का जो एक्सप्रेशन है, तो हर जगह में लोड जो है पकड़ के चल रहे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ये कंसोलिडेशन सेटलमेंट तो तुम लोगों को पता है ऑलरेडी कैसे निकालते हैं, कि हाइट तो कोई एक में कोई तुम्हारा सॉइल लेयर के एक में सैंडविच है, सोचो कोई एक क्ले लेयर, हाँ सैंडविच भी हो सकता है कि नीचे में भी है या दूसरा कहीं लोकेशन में, बट विद इन द वेरिएबल लेयर उसमें कोई क्ले लेयर है, तो उसका जो हाइट होगा दैट इज योर thickness of that clay layer, thickness of that clay layer। दिस ये तो पता है तुम लोगों को, दैट इज योर इनिशियल ओवरबर्डन प्रेशर, तुम्हारा जो इनिशियली कितना प्रेशर था बिकॉज ऑफ की, तो उसमें कोई कोई फाउंड तुम्हारा जो भी बिल्डिंग बन रहा है उसके पहले जो भी उसके ऊपर प्रेशर था दैट इज योर ओवरबर्डन प्रेशर। अगर कुछ नहीं भी था दैट इज ओनली की सॉइल की वजह से आ रहा है, तो दैट इज योर initial pressure I zero, sorry sigma zero, that is your initial pressure। अभी तुम क्या किया नेक्स्ट, यू आर पुटिंग सम लोड, तो उसके वजह से जो इंक्रीज हुआ, इंक्रीज इन एक्चुअली द इफेक्टिव प्रेशर है एक्चुअली उसके प्रेशर में कितना इंक्रीज है, so that is this is log 10 है। ई जीरो मतलब क्या है, जिस ओवरबर्डन प्रेशर जो इनिशियल प्रेशर के टाइम में व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट वॉइड रेशियो, दैट इज योर इनिशियल वॉइड रेशियो। ये तो सब पता है तुम्हें। सीसी मतलब क्या था, याद है? सीसी का क्या था, कंप्रेशन इंडेक्स, उसका एम्पिरिकल फार्मूला एक दिया था, एल एल इज लिक्विड लिमिट, दिस इज ए एम्पिरिकल फार्मूला टू कैलकुलेट सीसी। तो अगर ये सब पता है देन यू कैन तुम्हारा कंसोलिडेशन कितना होगा यू कैन कैलकुलेट। जो एक्स्ट्रा लोड दिया उसकी वजह से कितना कंसोलिडेशन होगा। इसमें कोई क्वेश्चन है किसी को? दिस इज सिंपल। तो ओवरबर्डन प्रेशर तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर अभी जो इफेक्टिव प्रेशर इंक्रीज कितना हो रहा है दैट यू हैव टू कैलकुलेट, कि इंक्रीज मतलब सब जगह में नहीं, इंक्रीज एट द मिडिल ऑफ द क्ले लेयर, और जो एवरेज वैल्यू है लेट्स से कि तुम्हारा इस जगह में तुम लोड दे रहे हो कोई फाउंडेशन की वजह से, इधर तुम्हारा क्ले लेयर है,
इसकी वजह से इस लोकेशन में एट द मिडिल या फिर जो एवरेज वैल्यू है इसका जो सो वो निकालना है कि इसका बीच में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है प्रेशर बेसिकली एट द मिडिल और जो एवरेज वैल्यू है इसका जो अगर ठीक है मिडिल ऑफ द क्ले लेयर ठीक है इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी का सोमनाथ देवजीत Do you have any question? ठीक ओके अभी क्या है जो कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन में जैसे तुम मिडिल में चाह रहे हो कि उसमें तुम्हारे ऊपर इतना लोड आ रहा है मगर क्ले का मिडिल लेयर में कितना वैल्यू हो सकता है स्ट्रेस का वैल्यू ऑब्वियसली कि विथ मतलब डेप्थ के वाइज तुम्हारा जो स्ट्रेस का वैल्यू कम होता जाएगा एकदम टॉप में वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगा उसके बाद धीरे 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 कम होता जाएगा तो वो बोल रहा है कि ये जो मेथड है दिस इज द 2:1 जो मेथड स्प्रेड मेथड मतलब कि वो लोग बोल रहे हैं कि जो स्ट्रेस का वैल्यू धीरे धीरे 2:1 करके इस के हिसाब से एक कोण के हिसाब से 2:1 कोण में वो धीरे धीरे कम होता जाएगा तुम्हारा ये जो लोड है लोड सेम है सब जगह में लोड सेम है बट द एरिया इज गेटिंग मतलब स्प्रेड हो रहा है तो उसका एरिया बढ़ रहा है तो लोड डिवाइडेड बाय द एरिया तुम्हारा स्ट्रेस कम होता जा रहा है क्योंकि एरिया बड़ा हो रहा है तुम्हारा स्ट्रेस का वैल्यू कम होता जा रहा है ठीक है तो वी नीड एन एस्टिमेट दैट प्रेशर इंक्रीज जो हो रहा है दैट इज योर डेल्टा सिग्मा कितना सिग्मा हो रहा है फ्रॉम द अप्लाइड लोड तो सेवरल मेथड्स कैन बी यूज्ड टू एस्टिमेट द इंक्रीज प्रेशर एट सम डेप्थ इन द स्ट्राटा बिलो द लोडेड एरिया any early method not much used to use is 2:1 slope level ठीक है if it is B इसमें कितना होगा वैल्यू 2:1 मतलब ये जो रेशियो है बोल सकते हो इसका वैल्यू कितना आएगा ये तो बीच का वैल्यू आपके बी है तो तुम्हारा लेंथ मतलब टोटल वो ये कितना हो रहा है जो ऊपर बी था विथ अभी जो 2:1 करके स्प्रेड हुआ तो टोटल विथ कितना अभी कितना होगा देखो इधर 2 गुना मतलब वर्टिकली 2 गुना बढ़ रहा है तो हॉरिजॉन्टली कितना बढ़ रहा है एक इसमें 2 बढ़ा तो इसमें 1 बढ़ रहा है ना तो इसमें जेड बढ़ा तो इसमें कितना होगा हमारा वर्टिकल कितना है 2 गुना बढ़ रहा है इसमें 1 बढ़ रहा है तो इस तरफ अगर जेड निकला अगर जेड है तो इधर कितना होगा जेड वर्टिकली जेड हुआ इस तरफ कितना होगा सोच के बताओ हेलो
ये तुम्हारा प्लान व्यू है ना। और ये तुम्हारा डायरेक्टली तुम देख रहे हो इधर से। हेलो, कुछ आंसर करो, कोई भी। क्या करना है, क्लास करना है कि नहीं, छोड़ के जाना है? ऋतिक बताओ। कुछ तो आंसर कर। हेलो शिवांगी, हेलो। सर कितना आएगा बताओ। इस तरफ तुम्हारा मतलब जो लोड हो रहा है, लोड धीरे धीरे इंक्रीमेंट होके क्या हो रहा है, स्प्रेड हो जाएगा, है ना। तो तुम्हारा सोचो, इस तुम जेड लोकेशन में चाहिए कि तुमको उसका लोड कितना हो रहा है। तो उसके लिए तुमको एरिया चाहिए, क्योंकि एरिया जो लोड है वो एरिया के हिसाब से, स्ट्रेस के हिसाब से मतलब चेंज हो रहा है ना। क्योंकि देखो Q एट दिस लोकेशन कितना होगा, क्यू बी इंटू एल। एट दिस लोकेशन स्ट्रेस कितना होगा, मतलब जो स्ट्रेस होगा इस लोकेशन में एट द टॉप कितना होगा, क्यू बाई बी प्लस एल, सॉरी बी इंटू एल। मगर जितना नीचे जा रहा है, एरिया बढ़ रहा है, स्प्रेड हो रहा है, तो तुम्हारा जो प्रेशर रहेगा वो भी कम होता जाएगा। दिस इज बी, ये बी हो गया। इस तरफ कितना होगा, स्लोप अगर 2:1 का स्लोप है, तो ए इस तरफ जेड है, तो इधर कितना होगा, Z/2। इधर भी Z/2 हाफ हो जाएगा। इस तरफ 2 गुना बढ़ने से इधर 1 बढ़, मतलब हाफ हो रहा है, इधर 1 होने से इधर हाफ होगा, है ना। तो इधर Z बढ़ने से इधर Z/2, तो टोटल कितना हो गया, बी प्लस इधर Z/2, इधर Z/2, तो टोटल कितना हो गया, ये जो विड्थ हो गया बी प्लस जेड। बी प्लस जेड, ठीक है। इस तरफ बी प्लस जेड हुआ, ठीक है ना। इधर एल है ना, तो एल होगा तो इधर एल एल प्लस जेड होगा इस तरफ। सेम तरीके से बी का उस तरफ, मतलब इधर भी देखोगे तो इधर इधर कितना हो जाएगा, वो भी हो गया बी प्लस जेड। एल का इधर हो गया एल प्लस जेड, ठीक। तो जो एरिया हो गया तब कितना एरिया हो जाएगा, बी प्लस जेड इंटू एल प्लस जेड। टोटल लोड इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो दैट विल बी योर इंक्रीमेंट इन, दैट इज योर इंक्रीमेंट इन स्ट्रेस at that location, at jth location, that is your increment in। अभी तुम एवरेज स्ट्रेस इंक्रीज कितना होगा, अगर कोई सोचो क्ले लेयर है, तो क्ले लेयर इधर से इधर चालू होकर इतना तक जा, तो इतना तक सोचो कि Z1, दिस इज Z2, दिस इज Z8। सो Z1 से Z2 तक कैसे चेंज हो रहा है, दैट यू कैन इंटीग्रेट इट, अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग द वैल्यू लाइक दिस, QB into 1/8 minus Q B plus Z, Z1 to Z2। अगर तुम ये पकड़ के चल रहे हो कि ये स्क्वायर है, मतलब
दिस इज स्क्वायर फुट, एल की जगह में बी आ गया स्क्वायर फुट। तो हमारा स्ट्रेस का इंक्रीमेंट कितना होगा, बस स्ट्रेस भी कितना होगा, एवरेज स्ट्रेस। एक तरीके से तुम निकाल सकते हो कि जो जो एक्स्ट्रा जो स्ट्रेस आ रहा है ये निकाल सकते हो। द मिडिल ऑफ क्लियर एयर और जो एवरेज स्ट्रेस over the depth of clear air। एक तो इनिशियल स्ट्रेस कितना था, उसके बाद तुम जब जो भी फाउंडेशन का लोड आ रहा है वो कितना हो रहा है थ्रू आउट द क्लियर एयर के अंदर, उसकी वजह से कितना इंक्रीमेंट आ रहा है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, तभी इट विल इफेक्ट कि सेटलमेंट में इफेक्ट करेगा उसका जो कंसोलिडेशन सेटलमेंट। ठीक है, तो इसका एक तरीका हो गया कि तुम 2:1 मेथड से निकालो, या फिर बॉजनेस का जो मेथड है उससे निकालो। क्या मेथड फॉर्मुलेशन क्या है, तो इधर अगर लोड क्यू आ रहा है उसके वजह से इस लोकेशन में तो एक दो में स्ट्रेस कितना होगा, दैट इज नथिंग बट T3Q by 2 pi z square cos to the power 5 theta, the formulation है which is given by Boston-Esque। ठीक है, तो वो फॉर्मुलेशन क्या है, अल्टीमेटली वी आर गेटिंग 3Q 2 pi z square 1 plus r by z square 5 by 2। ये शायद तुम लोग पढ़े हो सॉइल मैकेनिक्स पहले, तो इस लोड की वजह से इतना वैल्यू आ रहा है। ठीक है, अभी z का वैल्यू अगर 0 हो गया तो कितना होगा, z का वैल्यू 0 मतलब इस लोकेशन में कितना वैल्यू आएगा, तो z का वैल्यू अगर 0 हो गया तो your QV will be टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना। तो ठीक है, इसको प्रॉब्लम को ये क्रिएट करने के लिए क्या किया, क्यू को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया थ्रू आउट द एरिया में। यू कैन राइट क्यू इन टर्म्स ऑफ Q in terms of Q0 into D over the whole circular area। तो you'll be getting, अगर Q0 इतना है तो what will be the value of QV, मतलब इस लोकेशन में कितना QV होगा, that you can मतलब at उसका डेप्थ Z में, मतलब इस एरिया में अगर प्रेशर इतना है, Q0 का प्रेशर है, उसके वजह से Q इस पोजीशन में QV स्ट्रेस कितना है, इधर वैल्यू है Q0, उसकी वजह से इधर वैल्यू कितना होगा QV एट डेप्थ Z, तो उसका फॉर्मुलेशन है। ठीक, उसके ऊपर इतना स्ट्रेस दिया बॉसनेस इक्वेशन के हिसाब से, तो विल बी गेटिंग द स्ट्रेस एट दैट पर्टिकुलर Z लोकेशन एट डेप्थ Z, विल बी गेटिंग दिस इक्वेशन Q0 1 minus R by J, तो इसके हिसाब से 3/2। तो इसको तुम ऐसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, सो आर बाई जेड को इन टर्म्स ऑफ QV by Q0 के हिसाब से अगर लिखोगे विल गेट दिस पॉजिटिव रूट। इसका कहने का क्या मतलब है कि तुम इफ यू नो द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस then you can calculate R by Z। So it is a relative size of the circular barrier area and it gives a unique pressure ratio कि R by Z का रेशियो के हिसाब से, कहाँ पे लोकेशन के हिसाब से R by Z का
विल गेट द आर को चेंज करो, जेड को चेंज करो, उसके हिसाब से विल गेट द वैल्यू, यूनिक वैल्यू ऑफ क्यू बाई क्यू जीरो। ठीक है, इतना जानने का इतना कोई मतलब नहीं इसका। लेट्स तो you get the QB, okay. So using this formulation, you will get so this is for circular area. If it is not circular, if it is a rectangular area of B by X, so this will be your formulation. जहाँ पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से देयर इज ए चार्ट known as Newmark chart, न्यूमार्क का चार्ट मतलब, तो ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है इस कि दिस इज नोन एज न्यूमार्क का इन्फ्लुएंस चार्ट है, न्यूमार्क का इन्फ्लुएंस चार्ट। So the influence chart may be used to compute the pressure on an element of soil beneath a footing from a pattern of footings for any depth z below the footing। कोई भी कितना भी डेप्थ में z के कितना डेप्थ में तुम निकल रहे हो, वो तुम आराम से निकाल सकते हो कितना डेप्थ में तुमको चाहिए। सर लेट्स से कि तुम ऐसा एक फुटिंग दिया हुआ है ए बी सी डी, जो तुमको इस लोकेशन में तुमको वैल्यू चाहिए, जैसे ये लोकेशन में, हाँ इस लोकेशन में, वो लोकेशन में तुमको सेटलमेंट चाहिए। ठीक है, इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है 1 मीटर 2 मीटर, इस लोकेशन में तुमको अगर सेटलमेंट चाहिए, हाँ, तो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट हमको जानना है कितना डेप्थ में, मतलब सॉरी नॉट सेटलमेंट, उसमें कितना मतलब स्ट्रेस आ रहा है वो जानना है। तो इसके ऊपर सोचो Q0 का वैल्यू मतलब इनिशियल इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है, दैट यू नो, जैसे इट इज 5 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो तुमको बोला कि 5 मीटर डेप्थ में एट द मिडिल ऑफ द ये उसका मिडिल में जा रहा है, तो उसका उस मिडिल का तुम अगर 5 मीटर नीचे गए उसमें कितना स्ट्रेस है। अभी ऊपर में 5 किलोमीटर मीटर स्क्वायर का लोड आ रहा है, अभी तुम 5 मीटर नीचे इस लोकेशन के हिसाब से गए, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दैट स्ट्रेस। तो इसका वैल्यू ऑब्वियसली कम होगा, मगर कितना कम होगा, कितना होगा, तो क्या होगा 5 मीटर है ना, तो ये जो ए बी का जो स्केल दिया हुआ है, तो इसको मान के ये जो स्केल है इसको मान के चलो दिस इज योर 5 मीटर। ठीक है, ये 5 मीटर हो गया, ये इतना स्केल, जो भी स्केल अगर इसका अगर तुम स्केल में चेक करोगे तो सोचो तुम्हारा जो है इसका वैल्यू है, सोचो पता नहीं 10 मिलीमीटर जैसे इन जनरल जो हाइट है, जो उसको 10 मिलीमीटर को तुम 5 मीटर करके ले रहे हो, तो उसके हिसाब से तुमको स्केल मिल गया 10 मिलीमीटर मतलब 5 मीटर, तो 1 मिलीमीटर मतलब कितना होगा, उसके हिसाब से विल गेट द तुमको स्केल मिल जाएगा कि 1 मिलीमीटर मतलब कितना है। तो तुम्हारा जो फुटिंग का ड्राइंग दिया होगा, सोचो 1 मीटर है ना, तो उसके हिसाब से तुम उसको ड्राइंग करो, उस स्केल के हिसाब से 1 मिलीमीटर का जो स्केल है ना उसके हिसाब से इसको ये जो हमारा फुटिंग है उसको ड्रॉ करो कि कैसा होगा, एंड देन यू पुट दैट जो भी है put, तो वो ट्रेस पेपर में ड्राइंग करो, ट्रेस पेपर को लेके ये जो चार्ट है उसके ऊपर रखो, जो चार्ट दिया होगा। ठीक है, चार्ट के ऊपर रखा,
मगर ये रिप्लॉटेड क्या हुआ है कि 1 मीटर एक्चुअली 1 मीटर नहीं है, 1 मीटर का जो डायमेंशन छोटा स्केल के हिसाब से जो है स्केल डाउन करके वो लिए, उसके बाद उसको ड्रॉ करो चार्ट के ऊपर। एंड जो पॉइंट, वो पॉइंट में जिस पॉइंट के लिए तुमको जिस पॉइंट के नीचे तुमको 5 मीटर नीचे तुमको स्ट्रेस चाहिए, उस पॉइंट पे रखो। तो तुम्हारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो वो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट को ओ में रखो। तो अभी क्या मिलेगा, तुम जब भी रख रहे हो तो इसका अंदर ये जो छोटा छोटा स्क्वायर जैसा दिख रहा है ना रेडियल लाइन के नीचे, ये जो कितना ये सब जो स्क्वायर जो जैसा दिख रहा है, ये जो एरियाज है छोटा छोटा, इस एरिया को सबको काउंट करो कितना एरियाज होगा। ठीक है, तो एरिया को काउंट करके लिस्ट तुमको मिला कि नंबर ऑफ यूनिट कितना है, ये काउंट किया, पार्शियल यूनिट जो भी है सबको काउंट करके तुमको एम का वैल्यू सोचो 60 मिला, 60.1, 60.5 जो भी है 60.5 मिला। क्यू जीरो का वैल्यू पता है, इन्फ्लुएंस का जो है वैल्यू दिया हुआ है चार्ट वाइज, इट विल बी गिवन, सो इट इज 0.005। तो ये चेंज इन स्ट्रेस, जो स्ट्रेस जो होगा उस लोकेशन में तुम्हारा कितना था, 5 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एम का नंबर ऑफ यूनिट्स तुमको मिला 60 पर, मतलब 60 का 60 हाफ ऑफ यूनिट्स उसको उस पे ड्राइंग के अंदर है, मतलब जो यूनिट्स इनटू आई का वैल्यू दिया है 0.00। अगर करोगे विल गेट द वैल्यू ऑफ 5 मीटर नीचे। ठीक है, 5 मीटर नीचे उसका वैल्यू कितना है। सो दिस इज अ न्यूमैरिक चार्ट बेस्ड ऑन बॉसनिक इक्वेशन। ठीक है, so this is a न्यूमैरिक चार्ट बेस्ड ऑन बॉसनिक इक्वेशन को, मतलब इसमें वो लोग ड्रॉ किया हुआ है ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को दे हैव ड्रॉन इन टर्म्स ऑफ, मतलब कॉन्सेंट्रिक जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के हिसाब से दे हैव ड्रॉन इट द चार्ट मेड बाय न्यूमार्क, इसलिए न्यूमार्क का चार्ट है। और आईएस कोड का जो 8009 में भी ये ऑलरेडी ग्राफ, ये जो चार्ट दिया हुआ है तो उसमें तुम डायरेक्टली उससे तुम डायरेक्ट मतलब वैल्यू निकाल सकते हो कितना है। अगर चार्ट अवेलेबल नहीं है देन यू हैव टू गो फॉर दिस एक्सप्रेशन में वैल्यू डालो, बी का वैल्यू पता है, एल का वैल्यू पता है, जेड मतलब 5 मीटर हुआ तो 5 मीटर, तो उसके हिसाब से एम एन मिला तो बी मिल जाएगा, बी वन मिल जाएगा, पुट एवरीथिंग है, विल गेट द वैल्यू ऑफ क्यू बी, दैट इज द नथिंग बट उस मतलब जेड लोकेशन में तुम्हारा वैल्यू कितना होगा स्ट्रेस। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है? तो ये हो गया ट्विस्ट वन मेथड, ये हो गया बिजनेस मेथड, इससे भी तुम स्ट्रेस निकाल सकते हो कोई भी लोकेशन में, थ्रू आउट एवरेज वैल्यू भी निकाल सकते हो। और नेक्स्ट बॉसनिक जो मेथड है, तो उससे बॉसनिक मेथड से तुमको अल्टीमेटली ये मिल रहा है बाद में। बॉसनिक मेथड से तुमको मतलब सर्कुलर एरिया में कितना वैल्यू आएगा एंड देन जो रेक्टेंगुलर डायमेंशन में कितना आएगा, तो इस एक्सप्रेशन से दे आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस चार्ट। इस चार्ट को यूज करके यू कैन कैलकुलेट द कितना स्ट्रेस आएगा कोई भी लोकेशन में। तो इधर एक प्रॉब्लम क्या हुआ है, थ्री मीटर बाई 3 मीटर स्क्वायर एक फुटिंग है, उसका ए लोकेशन में ए का ठीक नीचे 3 मीटर नीचे इस लोकेशन में तुमको मतलब स्ट्रेस निकालना है, बिकॉज स्ट्रेस के 660 किलोमीटर का लोड आ रहा है, दिस इज क्यू। तो
तुम्हारा Q0 हो जाएगा 660 divided by 3/3. This will be your kilonewton per meter square. So this will be your load at the कितना लोड आ रहा है at the surface level. और वो 3 मीटर लोकेशन में जाके कितना होगा. तो वही देखो जो ए बी तक हो गया तुम्हारा. ये तो इसको 3 मीटर नीचे है ना, तो 3 मीटर पकड़ लो इसको. तो ए बी का एक्चुअल डायमेंशन कितना है स्केल में देखो. तो उसके हिसाब से यू रिप्लॉट द प्लान ऑफ द स्क्वायर फुटिंग हैज बीन रिप्लॉटेड टू स्केल ऑफ ए बी 3 मीटर एंड प्लेस ऑन द इन्फ्लुएंस चार्ट. ठीक है, देख रहे हो. In such a way that point A on the plan falls directly over the center of the chart. तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वो पॉइंट O में रहेगा, मतलब ये सेंटर में. The point of interest is right that will coincide with the chart पे जो O point है. And the number of elements inside this outline, तो इसके अगर काउंट करोगे ये जो यूनिट्स है कितना आ रहा है, that is 48.5. तो तुम्हारा जो वैल्यू हो जाएगा कितना, del Q का वैल्यू 660 divided by 3/3, that is your Q0. M का वैल्यू कितना है 48.5, that is your number of units, and your I value, that is your influence value, that is given as 0.005. इससे तुमको अल्टीमेटली यू गेट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेस. ठीक, ये समझ में आया. बाद में करते हैं. तो इतना तक कुछ क्वेश्चन है. ये तो बहुत जिसमें एक्सप्रेशन लिखा है. ठीक है, ये ज़्यादातर एक्सप्रेशन जो है, ये ज़्यादातर एक्सप्रेशन मतलब थ्योरेटिकल एनालिसिस से हम लोगों को मिला हुआ है. तुम अगर एक्चुअली किसी को जानना है तो यू गो थ्रू दैट पेपर, जिससे जैसे बॉसनेट का लोग सॉल्व किया है तो उसका पेपर देख के तुमको पता चलेगा. तो rather you go through this just the formula बहुत ही सिंपल फार्मूला है. देखो 1 minus 1 by r square 3/2. this simple formula. जो एक्चुअली जो इस एरिया के लिए इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब जो क्योंकि b by l का जो इंटीग्रेशन है दैट इज क्वाइट डिफिकल्ट. इट इज नॉट ए सिंपल इंटीग्रेशन. जब सर्कल के हिसाब से जब इंटीग्रेशन कर लें ये वाली इधर 2 पाई आर डी आर जो उधर से इंटीग्रेट करके वैल्यू मिल रहा है ना, तो यही सेम थिंग व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग फॉर b by l वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. so you are getting this kind of a ठीक है. इसमें कुछ क्वेश्चन है किसी को अप टू दिस? नो सर. ओके, अरे सेटलमेंट का ये प्रॉब्लम, मतलब पहले तो एक इमीडिएट सेटलमेंट हो गया जो एक कैलकुलेशन. उसके बाद तुम्हारा जो है कंसोलिडेशन सेटलमेंट चल रहा है. कंसोलिडेशन सेटलमेंट का जस्ट बोल देता हूँ. तो फर्स्ट हो गया तुम्हारा इमीडिएट सेटलमेंट का, दैट इज जो अभी निकला ISIF प्लस जो मतलब विजिट फाउंडेशन के लिए एसी. और एससी अभी निकल रहा है. एससी का जो फॉर्मुलेशन है ये तो पता है सबको, बट ये जो पोर्शन है कि इंक्रीमेंट कितना हो रहा है क्ले लेयर में, उसके लिए जो अभी देख रहे थे कि स्ट्रेस कैसे इंक्रीमेंट हो रहा है तुमको क्ले लेयर में, उसके लिए तुमको जानना है कि एक्चुअली तुम्हारा जो सरफेस में इतना लोड दे रहा हो, मतलब एक्चुअल जब क्ले लेयर जहाँ पर भी है
उस पोजीशन में अगर तुमको स्ट्रेस चाहिए, ऑब्वियसली वो वैल्यू कम होता जा रहा है ना, कम होता जा रहा है, कितना करके कम होता जा रहा है तो डिपेंड करेगा। जैसे एक अगर सिंपल सा स्ट्रेस फॉर्मुलेशन लिया, जैसे 2:1 मेथड, जो इजीली तुम कैलकुलेट कर सकते हो। अगर बॉटनिक में गए तो ये थोड़ा कैलकुलेट, जो फॉर्मुलेशन जो है थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है इन द केस ऑफ यूनिटी से, स्पेशली कि तुम्हारा जो फुटिंग होता है जनरली क्या होता है, रेक्टेंगुलर या फिर स्क्वायर बेस का, तो उसके वजह से तुम इस फॉर्मूला से यू कैन कैलकुलेट इट। बट और एक तरीका क्या है, इफ यू न्यूमैरिक का जो चार्ट से भी यू कैन मतलब निकाल सकते हैं। और इसके बाद आएगा वेस्टरगार्ड का जो मेथड, स्पेशली फॉर की लेयर्ड सॉइल में के लिए, जहाँ पे तुम्हारा, ठीक है ये बताएंगे मतलब कहाँ पे ये सब यूज होता है, कहाँ पे बॉटनिक यूज होगा और कहाँ पे वेस्टरगार्ड होगा। और ये टॉप होगा। तो इसमें भी सेम तरीके से फॉर्मुलेशन है, मतलब इसमें जस्ट एक कंपोनेंट आ गया, प्रोपोर्शन रेशियो का कंपोनेंट, इससे यू विल बी गेटिंग some kind of a card, इससे तुम कैन कैलकुलेट द सॉइल स्ट्रेस इफ इट इज फ्रॉम वेस्टरगार्ड। There is another for frolic का, and then where it will be available the limitation। ये कहाँ से मिलेगा, तुम्हारा बेसिक आईएस कोड का 8009 का पार्ट 1 में भी है, इसे देखो उसमें ये पार्ट दिया है, एक्सप्रेशन दिया नहीं है मगर ग्राफ वगैरह दिया हुआ है, और कैसे हम लोग निकालेंगे वो भी दिया हुआ है। कौन सा मेथड से तुम निकाल सकते हो, कौन सा मेथड इज एप्लीकेबल फॉर व्हिच सॉइल, इट्स गिवन 8009 पार्ट 1। ठीक है,